संवैधानिक विकास के सफ़र में आज हम हैं आपके बीच में 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के साथ। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश साम्राज्य में पेश चार्टर एक्ट में अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 के चार्टर एक्ट को जानने से पहले थोड़ा सा हम उससे पूर्व की स्थिति समझते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर में कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था दी गई थी, ऐसा अनुभव किया गया कि वह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अर्थात ऐसा महसूस जब किया गया कि 1833 ईस्वी में कानून बनाने के लिए चार्टर में जो प्रावधान किए गए हैं पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ 1833 से 53 के बीच में कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। साथ साथ एक मांग यह भी की जा रही थी कि भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर नहीं रहना चाहिए। ध्यान में रखना है हमको कि 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का ही नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो 33 के बाद यह डिमांड होने लगी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहना चाहिए। तो एक तो यह कि भारत का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर न रहना चाहिए, ये मांग हुई। दूसरा कि 1833 ईस्वी में जो प्रावधान किए गए थे वह पर्याप्त नहीं थे। तीसरा, डलहौजी के विस्तारवादी नीति ने भी 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य किए। गौरतलब हो 1848 ईस्वी में डलहौजी जब गवर्नर जनरल बन करके आया तो वह भारत में आने वाला सबसे युवा गवर्नर जनरल था, और युवा होने के साथ साथ सबसे महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल भी हम उसे कह सकते हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा ने ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बहुत दूर दूर तक फैलाया। 1843 ईस्वी में सिंध को कब्जा कर लिया गया था और 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस तरह से जब सिंध और प्रांत जब अंग्रेजी साम्राज्य के हिस्सा हो गए तो उनके लिए भी विधान बनाने की आवश्यकता थी। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने तमाम परिस्थितियों पर कंपनी के मामलों पर नज़र रखने के लिए 2 समितियां गठित की, और इन दोनों समितियों ने जो रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट के आधार पर 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। अब इस चार्टर अधिनियम की प्रमुख बातें क्या थी? तो पहला तो था, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि 1833 ईस्वी के चार्टर से पूर्व में ही यह कोशिश की जा रही थी कि बहुतों की डिमांड थी कि कंपनी से ब्रिटिश जो प्रशासन का जो अधिकार है यह ले लिया जाए और ब्रिटिश संसद को दे दिया जाए। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कभी भी ब्रिटिश संसद जब चाहेगी तब कंपनी से उसका प्रशासनिक अधिकार अपने हाथों में ले लेगी। ध्यान में रखना है, अभी भारत में जो शासन हो रहा है अभी का अभिप्राय 1853 तक है, उससे पूर्व तक है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रशासन का कार्य किया जा रहा है, और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि किसी भी समय कंपनी का जो भारतीय शासन है उसको ब्रिटिश संसद अपने हाथों में ले लेगी। यानी कंपनी शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया किसको? ब्रिटिश संसद को। उसके बाद निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल यानी बीडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके 24 सदस्य होते थे। ध्यान में रखना है, पीछे हम लोगों ने देखा था, इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, और इनके 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। साथ ही भारतीयों के लिए अलग से कानून बनाने की भी व्यवस्था की गई। यानी एक तरह से यूं समझा जाए कि शक्ति को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था, और भारतवर्ष के लिए यानी भारतीय मामलों के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। एक पृथक विधान परिषद की जो स्थापना की गई उसमें 12 सदस्य थे। ध्यान में रखना होगा, 1853 ईस्वी में जो भारतीयों के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, इसमें 12 सदस्य थे। इनमें
इनके एक सदस्य तो कमांडर इन चीफ थे, दूसरा गवर्नर जनरल अपने थे, और तीसरा जो 4 सदस्य थे वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के 4 सदस्य थे। यानी गवर्नर जनरल के काउंसिल के 4 सदस्य, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। तो 1, 1, 2 और 4, 6 और 6 ठो अन्य सभासद थे। अब ये 6 अन्य सभासद कहाँ से आते थे इसको देख लें। ये 6 सदस्यों में से एक है बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, दूसरे हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का कोई एक न्यायाधीश, और इसके बाद है बंगाल, मद्रास, बम्बई और अब आगरा। बंगाल, मद्रास, बम्बई तो पहले से था ही, आगरा, ये 4 प्रांत थे। इन चारों प्रांत के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से भारतीय मामलों के लिए जो एक काउंसिल गठित किया गया उसमें 12 सदस्य थे। 1853 के चार्टर एक्ट में यह विशेष व्यवस्था की गई। नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान में रखना है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ऑलरेडी चल रहा है पीट के इंडिया एक्ट से। नियंत्रण बोर्ड, उसके सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों का वेतन अंग्रेजी सरकार को नियत करने का, यानी ध्यान में रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सचिव और उसके पदाधिकारियों के वेतन क्या होंगे इसका निर्धारण ब्रिटिश संसद को करना था, यानी ब्रिटिश सरकार को करना था। लेकिन इसके वेतन के लिए धन की जो व्यवस्था थी, इसका दायित्व तो कंपनी पर था। अब यानी यह सोचिए कि वेतन का निर्धारण होगा ब्रिटेन में, लेकिन कंपनी को कहा गया कि उसके वेतन के लिए धन आपको देना है। तो धन मिलेगा कंपनी के से और वेतन निर्धारित होगा ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश सरकार से। कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे पहले कंपनी के जो कर्मचारी थे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त कर लेते थे। लेकिन अब कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में जो ये कंपटीशन का युग शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत इसी चार्टर एक्ट के व्यवस्था से, चार्टर एक्ट के प्रावधानों से शुरू होता है। यानी चार्टर एक्ट 1853 का जो आया, इसमें यह व्यवस्था की गई कि अब कंपनी के कर्मचारियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, वरन उनके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ध्यान में रखना है कि इसी के बाद, यानी इस प्रावधान के बाद में चलकर डलहौजी के समय में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया कि वह नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सकता है। यानी नई प्रेसिडेंसी को अगर ऐसा लगे कि अगर कोई ब्रिटिश प्रांत के गठन की ज़रूरत है, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को महसूस होता है, तो वह उसको गठन करने का अधिकार दिया गया। और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए 1859 ईस्वी में पंजाब में एक उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ध्यान में रखना है, पंजाब में उपराज्यपाल कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया 1859 ईस्वी में, और यह व्यवस्था 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट से प्राप्त हुआ था। विधि सदस्य को, पीछे जो हम लोगों ने देखा था कि एक विधि सदस्य होंगे कानून बनाने के लिए, तो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब जो विधि सदस्य होंगे वह गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, उसके पूर्ण सदस्य होंगे। साथ साथ कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक पर, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को विधान परिषद के विधेयक पर वीटो का, वीटो मतलब निषेधाधिकार, अर्थात जिसको विधान परिषद पारित कर दे उसको अगर कार्यकारी परिषद चाहे तो वीटो लगा दे, यानी निषेध लगा दे, मना कर सकता है। वीटो पावर का अर्थ होता है मना करने का, रोकने का, निषेध लगाने का अधिकार, है ना। तो ये अधिकार कार्यकारी परिषद को प्राप्त था। भारत के ब्रिटिश शासन में हम अगर बात करेंगे तो जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था, चौथा चार्टर एक्ट था और अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 ईस्वी को
की जब चर्चा हुई है तो इस रूप में भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। यह वह वर्ष था जिस वर्ष भारत में व्यापार को सरल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेलवे का जाल फैलाना शुरू किया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के समय में ही ठाणे और मुंबई के बीच में पहली ट्रेन दौड़ी थी। 16 अप्रैल 1853 यानी ध्यान में रखना है, यानी कंपनी भारत में व्यापार को विस्तृत करने हेतु रेलवे का जो इतना बड़ा जो भारत में आज जाल है, इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। 1853 ईस्वी का अधिनियम आया, उसके पश्चात 1857 ईस्वी में क्रांति होती है, और क्रांति के पश्चात जैसा कि इसमें हमने देखा ही था कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दे दिया गया था कि जब चाहे तब वह कंपनी के शासन को भारत से खत्म करके सीधे शासन को अपने हाथों में ले सकती है, और ऐसी परिस्थिति पैदा भी हो गई। यानी यह अनुकूल कह सकते हैं, निर्णय लेने के लिए अनुकूल दशा ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्राप्त हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है, और उसके बाद भारत में यह कंपनी शासन की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आज जो हमने इस जो चार्टर एक्ट की चर्चा आपसे की, यह 1773 से लेकर के अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो संवैधानिक यात्रा थी, उसका यह अंत था। और अगले वीडियो में जब हम आपके बीच में आएंगे तो भारत में कंपनी शासन समाप्त और क्राउन शासन की शुरुआत हो चुकी होगी। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।